डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से जो चैप्टर नंबर 5 है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसका जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डीएनए के बारे में जो जर्नल इंट्रोडक्शन, उसकी पैकिंग और न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ा था। और जो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट रहेगा सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रूव करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही रहेगा ये, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं जो बाय 1926 मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच्ड मोलिकुलर लेवल। तो 1926 तक जो जेनेटिक इनहेरिटेंस जो पहले बताई गई थी मेंडल के द्वारा, जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन का जो अलग अलग पॉइंट डिस्कस किए थे, तो मोलिकुलर लेवल तक जो खोज है वो जा चुकी थी, क्योंकि उस टाइम तक काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट है वो खोजे जा चुके थे, उनका यूज किया जाने लग गया था। Previous discoveries by Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan, and numerous other scientists had narrowed search to chromosome located in the nucleus of most cell। तो उन्होंने इतना तो बता दिया था, ये जो साइंटिस्ट हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किए हैं, कि जो न्यूक्लियस के अंदर ही जो मेन मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो इसको क्रोमोसोम बोलते हैं, और क्रोमोसोम के पास ही जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है। तो इतना तो उन्होंने नैरो कर दी थी सर्च को कि भाई ज़्यादा हमको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। हम यदि डायरेक्ट न्यूक्लियस पे भी स्टडी करें तो वहाँ से भी जेनेटिक मटेरियल है वो स्टडी किया जा सकता था। बट क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उस टाइम तक ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा था कि जो क्रोमोसोम है, मतलब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी सारा मटेरियल प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अलावा भी, लेकिन उनमें से जो मेन मटेरियल कौन सा है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, उसका आंसर उस टाइम तक नहीं मिला था। तो डीएनए को जो एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए जो सबसे पहला रिसर्च किया गया था, सबसे पहली जो डिस्कवरी थी वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल थी, जो कि फ्रेडरिक क्रिप्ट ने 1928 के अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट है उससे अपना जो प्रिंसिपल है वो दिया था। तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी जो सीरीज में एक्सपेरिमेंट किए, किसके साथ, स्ट्रेप्टोकोकस एक निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है जो कि निमोनिया बीमारी फैलाता है, उसके साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। और क्या पता लगाया कि जो बैक्टीरिया है उनके अंदर एक मिरेकुलस, एक चमत्कारी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो बैक्टीरिया है वो बदलता हुआ उन्होंने देखा। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है वो अपनी फिजिकल फॉर्म को बदल सकता है, बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया लिए उन्होंने, और उनको कल्चर प्लेट के ऊपर ग्रोथ करवाया। और उन्होंने देखा कि दो टाइप की कॉलोनी वहाँ पे देखने को मिल रही है, अलग अलग टाइप की जो स्ट्रेन है, अलग अलग टाइप की जो नस्ल है बैक्टीरिया की वो प्राप्त की। एक स्मूथ थी, साइनीज कॉलोनी थी, जिनकी जो सरफेस है वो स्मूथ थी, और दूसरे की जो सरफेस थी वो रफ थी, रफ कॉलोनी थी। और जो स्मूथ कॉलोनी थी, समतल कॉलोनी, वो किस चीज़ की वजह से थी, क्योंकि उनके पास एक म्यूकोलेजनस कोट था, म्यूकोलेजन एक चिकना कोट था जिसकी वजह से वो स्मूथ थे। और जबकि जो आर स्ट्रेन है उनके पास ये कोट एब्सेंट था। माइस को इन्फेक्ट किया गया एस स्ट्रेन के साथ में, तो क्या पाया गया कि जो माइस हैं वो डेड हो गए यदि आर स्ट्रेन के साथ, यदि उनको इंजेक्टेड, आर स्ट्रेन को उनके शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन यदि आर स्ट्रेन के साथ उनको इंजेक्ट किया जाए तो वो उनके अंदर निमोनिया नहीं हुआ, और निमोनिया नहीं हुआ तो उनकी डेथ नहीं हुई। तो एस स्ट्रेन वाले हैं वो वायरलेंट फेज हैं, जो कि या तक हो सकते हैं बीमारी फैलाते हैं। आर स्ट्रेन वाले बीमारी नहीं फैलाते हैं, निमोनिया नाम की जो बीमारी है। ग्रिफ्थ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग दैम। तो ग्रिफ्थ उस टाइम इन बैक्टीरिया को किल करने में भी सक्सेसफुल रहा, उनको गर्म करके, हीट किलिंग जिसको बोला जाता है। तो जब हीट किल्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया तो उन्होंने कोई डेथ कोज नहीं की, तो लिविंग फॉर्म ही डेथ कोज कर रही थी एस्ट्रेन की, जबकि हीट किल्ड ने कोई डेथ कोज नहीं की। लेकिन जैसे ही हीट किल्ड एस्ट्रेन को लिविंग आर बैक्टीरिया के साथ में मिक्सर करके माइस के अंदर डाला गया तो उन्होंने डेथ कोज कर दी, रिकवर्ड लाइनिंग। और उसके बाद जब ये डेड माउस है जो मिक्सर से डेथ हुई है, जिसकी इस मिक्सर को डालने से, तो उसके बाद जब उसको सर्च किया गया उसके अंदर, तो आर स्ट्रेन, जो एस स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया देखने को मिले। हालांकि डाले कैसे थे, हीट किल्ड थे, लेकिन एस
उसके अंदर लिविंग एस बैक्टीरिया देखने को मिले। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, तो जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैं वो कैसे ना कैसे करके ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, किससे, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से। वो पहले बीमारी नहीं फैला रहे थे, लेकिन बाद में बीमारी फैला के उन्होंने माइस को डेड कर दिया, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिली कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कुछ ऐसा सबस्टांस था जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आया था, और जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन है उनकी जो बाहर की परत है वो स्मूथ होगी, पॉलीसैकेराइड कोट उनके पास भी आ गया, और इसी पॉलीसैकेराइड की वजह से वो वायलेंट, वो घातक हो गई, उन्होंने बीमारी फैला दी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और यहीं से थोड़ा सा जो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफर है, उसके बारे में जो फर्स्ट हिंट है वो देखने को मिला, फर्स्ट क्ल्यू यहाँ पे देखने को मिला। हाउ एवर बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हालांकि उस टाइम तक भी जो बायोकेमिकल भाई किस किस चीज़ से मिलकर बना वो जेनेटिक मटेरियल, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, और इस एक्सपेरिमेंट से उसके बारे में कुछ नहीं पता लगा। तो हम पिक से और ज़्यादा क्लियरिटी ले सकते हैं कि जैसे जो रफ स्ट्रेन, नॉन वायलेंट, जिन्होंने बीमारी नहीं फैलाई, रफ स्ट्रेन को ब्लू कलर से दिखा रखे है, रेड कलर से जो बीमारी फैला सकते हैं, मतलब घातक हो सकते हैं, उनको वो स्मूथ स्ट्रेन को दिखा रखा है। तो यदि हम रफ स्ट्रेन को माउस के अंदर डालते हैं तो माउस लाइव रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन यदि स्मूथ स्ट्रेन को, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को यदि हम इंजेक्ट करते हैं तो माउस डेड हो जाता है, उनके अंदर निमोनिया हो जाता है। यदि हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को, स्मूथ स्ट्रेन है लेकिन उसको हीट किल्ड किया हुआ है, रेड कलर है लेकिन वो बीमारी नहीं फैला रहा, लेकिन यदि इन दोनों का मिक्सर डाला गया, किस किस का, हीट किल्ड का और जो रफ स्ट्रेन है, दोनों का मिक्सर यदि हम डालते हैं तो इसकी वजह से जो माउस है उसके अंदर डेथ हो गई है। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि फर्स्ट केस और जो थर्ड केस है, इनके अंदर जो माइस है वो लाइव है, लेकिन जब इनका मिक्सर करके हम इनको डालते हैं तो उसकी वजह से जो माइस है वो डेथ कोज कर रहा है। तो यही एक जो मिरेकुलस है, चमत्कारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी से जो ग्रीफ्ट है उन्होंने अपना जो रिसर्च है वो दी थी, जेनेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा सा आइडिया जो क्ल्यू है वो दिया गया था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंदर जो कुछ ऐड करके जो करेक्टराइजेशन दी गई, तो उसको हम देखते हैं। बायोकेमिकल नेचर है उसके बारे में किन साइंटिस्ट ने अपना रोल दिया। प्रायर टू द वर्क ऑफ ओस्टवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड एंड मैककार्टी 1933 एंड 44, जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। तो इन तीन साइंटिस्टों से पहले ऐसा माना जाता था कि जो प्रोटीन है वो एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, लेकिन इन तीनों साइंटिस्टों ने वर्क किया टू डिटरमाइन बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ रखा था, ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो वहाँ से जो बायोकेमिकल नेचर है उसको पता करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, जो बायोकेमिकल्स हैं उनको प्यूरिफाई किया, उनको शुद्ध किया, उनको सेल से निकाला, और जो भी मटेरियल हो सकता था उनको अलग अलग किया। जैसे प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, इन्हीं के बारे में संदेह था कि इन्हीं में से कोई ना कोई मिलेगा। फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल, हीट किल्ड एस सेल से उन्होंने ये मटेरियल इकट्ठा किया टू सी विच वंस कुड ट्रांसफॉर्म लिविंग आर सेल इनटू एस सेल। तो यही देखने के लिए कि कौन से वो मटेरियल था जिसने आर सेल्स को एस सेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया काज्ड आर्सन, और इस उन्होंने जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के जरिए ये पता लगाया कि जो डीएनए ही था जिसने एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है उनको बनाया, किससे, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कारण डीएनए था। आल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज डिड नॉट इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने एंजाइम यूज किए थे जो कि इनको डिग्रेड करें। तो इस मिक्सर के अंदर सबसे पहले उन्होंने प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम डाले, उसके बाद आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाले। तो ये दोनों एंजाइम डालने की वजह से उन्होंने क्या किया, आरएनए को डिसइंटीग्रेट कर दिया, तोड़ दिया कि वो अपना काम नहीं कर सकता। यदि काम नहीं करेंगे तो ये आगे कोई भी इंफॉर्मेशन है वो लेके जाएंगे। तो इन दोनों एंजाइम को डालने से ये देखा गया कि इनकी वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो वहां से पता लगाया गया कि जो डीएनए है वही एक जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है, जो ये ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर है। सो ट्रांसफॉर्मिंग सबस्ट्रेट वाज नॉट ए प्रोटीन और आरएनए। तो यहाँ से एक आइडिया ये रहा कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था वो कोई प्रोटीन नहीं था, ना कोई आरएनए था,
डाइजेशन विद डीएनए, और जब यदि डीएनएज इंजाइम को इनके अंदर जो मिक्सर है प्रोटीन डीएनए आरएनए इनके मिक्सर के अंदर डाला गया, तो इससे ये चीज़ देखने को मिली कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको इनहिबिट किया गया है, उसको रोक दिया गया है, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाई आर स्ट्रेन की एस स्ट्रेन के अंदर। तो वहाँ से और कन्फर्मेशन ये होगी कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन कोज करता है। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल, और यहीं से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो डीएनए है वही एक हेरिडिटरी मटेरियल के रूप में काम करता है। बट नॉट ऑल द बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड, लेकिन उस टाइम तक भी सारे जो बायोलॉजिस्ट है इस आइडिया से कन्विंस नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे। उसके बाद डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के बारे में जो बताया गया उसके बारे में क्या रिसर्च थी, तो एल्फ्रेड हेर्शे एंड मार्था चेस 1952 के अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके एक प्रूफ दिखाया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। वर्कड विद वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस के ऊपर उन्होंने काम किया जिनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज अटैच्ड टू बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल, तो क्या किया, बैक्टीरिया लिए उन्होंने और बैक्टीरिया को इन वायरस के साथ अटैच करवाया, इन्फेक्ट करवाया, और जो जेनेटिक मटेरियल है जो एंटर करे है बैक्टीरियल सेल में उसको उन्होंने स्टडी किया। बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सटिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल, तो जैसे ही बैक्टीरिया सेल के अंदर जो वायरस है वो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो चला गया, तो उसने जो सारी मशीनरी है जो काम चल रहा था बैक्टीरिया अपने तरीके से काम कर रहा था उसको अपने अंडर में ले लिया, और सब्सटिक्वेंटली और परिणाम स्वरूप उसने क्या किया, अपनी जो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कॉपीज हैं वायरस की कॉपीज हैं वो बनानी स्टार्ट करी। वर्कड टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम वायरस दैट एंटर्ड बैक्टीरिया, तो उसके बाद उन्होंने किस चीज़ पे काम किया ये पता लगाने के लिए कि जो वायरस है वायरस से क्या चीज़ है जो बैक्टीरिया के अंदर गई है, प्रोटीन गया है या फिर डीएनए गया है, उस चीज़ के ऊपर उन्होंने रिसर्च की। तो जो एक्सपेरिमेंट है हर्श एंड चेस एक्सपेरिमेंट उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ वायरस उगाए एक मीडियम के अंदर जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, और कुछ को उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ उगाया। तो एनवायरनमेंट अलग अलग प्रोवाइड कर दिए, एक ग्रुप लिया वायरस का बैक्टीरियोफेज वायरस का, उनको उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के अंदर उगाया और दूसरों को रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर उगाया। तो सम जो वायरस ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियो एक्टिव डीएनए, जैसे फॉस्फेट ग्रुप हमने देखा था वो डीएनए में ही पाया जाता है। तो जैसे नए जो वायरस बढ़ेंगे तो उनको फॉस्फोरस की जरूरत पड़ेगी, और नया जो फॉस्फोरस है वो कहाँ से आएगा, रेडियो एक्टिव जो एनवायरनमेंट दे रखे हैं हमने वहाँ से आएगा। तो जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के अंदर जो ग्रो करने वाले बैक्टीरिया थे उनके अंदर जो डीएनए है वो भी रेडियो एक्टिव हो गया है, रेडिएशन वगैरह वहाँ से निकलनी शुरू हो गई है बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस। और जबकि जो वायरस हम उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर उगाए हैं तो उनके अंदर जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव हो गया है, क्योंकि जो सल्फर है वो प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। रेडियो एक्टिव फेजेज वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया, जो रेडियो एक्टिव फेजेज हैं उनको फिर अलग अलग जो एस वाली अलग ली, सल्फर वाली फॉस्फोरस वाली अलग ली फॉर्म, तो उनको छोड़ दिया गया ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए। आफ्टर इन्फेक्शन के बाद जो वायरल कोट है वर रिमूव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय एगिटेटिंग देम इन ए ब्लेंडर, तो इन्फेक्शन के बाद उन्होंने क्या किया, जैसे मिक्सी होती है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है और जो वायरस है उनको अच्छे ढंग से मिक्सअप किया, उनको ब्लेंडिंग की, एग्रीटेट का मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ उनको घुमाया, और जिसकी वजह से जो वायरस पार्टिकल हैं वो सेपरेट हो जाते हैं बैक्टीरिया से बाय स्पैनिंग दैम इन ए सेंट्रीफ्यूग, जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जो जो बायोकेमिस्ट्री लैब में देखने को मिलती है, तो उसमें स्पिनिंग करके जो वायरस पार्टिकल्स हैं उनको अलग किया गया, और बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव, तो जो बैक्टीरिया है जो रेडियो एक्टिव डीएनए लिए हुए थे जो हमने फॉस्फोरस के अंदर जिनको ग्रोथ करवाया था, तो वो बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव देखने को मिले, उनके अंदर से भी रेडिएशन देखने को मिली। जबकि जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियो एक्टिव, और जो बैक्टीरिया हमने सल्फर के अंदर ग्रो करवाए थे उनके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन था,
तो उन बैक्टीरिया के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी, जो कोई भी रेडिएशन टाइप वो देखने को नहीं मिली। कंक्लूजन क्या रहा है यहाँ से, प्रोटीन डिड नॉट एंटर बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस। तो यहाँ से जो यही कंक्लूजन रहा है कि जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं कराया वायरस से, जबकि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है और वही वायरस से बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा है। तो हम इसको एक्सपेरिमेंट जो पिक है उससे समझ सकते हैं, जो एनसीईआरटी की पिक है। तो एक ग्रुप लिया बैक्टीरिया का जिसको सल्फर के साथ जो रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट है उसके अंदर ग्रो करवाया, जिसकी वजह से सल्फर है वो प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। तो इसका जो रेड कलर का पोर्शन है वो प्रोटीन, वो रेडिएशन को शो करेगा, और वो हमको पता है जो जेनेटिक मटेरियल है वो हेड में पाया जाता है वायरस के, बाकी सारा जो कंटेंट होता है वो प्रोटीन का बना होता है। लेकिन एक वायरस लिया जो कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस के अंदर, जो एक ग्रुप ऑफ वायरस है वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस के अंदर उगाया, और उसके अंदर जो रेडिएशन वाला जो पोर्शन है वो हेड के अंदर है, रेड कलर है वो हेड के अंदर है, जो ऊपर ब्लैक कलर है वो कोई रेडिएशन शो नहीं करेगा। तो इनको फिर क्या किया गया, इकोलाई बैक्टीरिया को दोनों अलग अलग ग्रुप में, जो अलग अलग इकोलाई बैक्टीरिया लिए उनको इन्फेक्शन के लिए छोड़ दिया गया। तो क्या देखने को मिला है कि जो रेडियो एक्टिव सल्फर वाले बैक्टीरिया थे, जब इन्फेक्शन के बाद इनको अलग अलग किया गया सेंट्रीफिकेशन के द्वारा, तो जो बैक्टीरिया हमने देखा है उनके अंदर कोई रेडिएशन देखने को नहीं मिली है। तो कोई सल्फर पार्टिकल हैं जो रेडियो एक्टिव सल्फर है वो इनके अंदर कुछ देखने को नहीं मिला, और जबकि जो रेडियो एक्टिव पार्ट है वो सुपरिटेंडेंट में देखने को मिला है। सुपरिटेंडेंट मतलब जो लिक्विड पोर्शन है बैक्टीरिया है, थोड़ा सा इनका साइज बड़ा है तो ये थोड़ा सा जो नीचे बैठ जाते हैं, और जो लिक्विड पोर्शन रह जाता है ऊपर की तरफ तैरते हुए जो मिलेंगे वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट देखने को मिले। उसके बाद जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिए हुए बैक्टीरिया जो वायरस हैं उनके साथ यदि हमने बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करवाया है, उसके बाद ब्लेंडिंग करवाया है, तो ये वायरस के जो प्रोटीन कोट है वो अलग हो जाते हैं। और जब लास्ट में जब हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर रेडिएशंस देखने को मिलती हैं, और जबकि सुपरिटेंडेंट है उसके अंदर कोई भी यहाँ पे रेडिएशन है वो देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कन्फर्मेशन ये देखने को मिलती है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो फास्फोरस वाला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो प्रोटीन वो बैक्टीरिया के अंदर आया, उसी की वजह से रेडिएशन वो छोड़ रहा है। और वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला जो सब्सटेंस था वो क्या था, डीएनए था। तो यहाँ से डीएनए को कन्फर्म्ड किया गया कि वो कि जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, तो उसको शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, वो रेप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा अपनी कॉपी है उसको तैयार करनी हुई मिलनी चाहिए। शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, तो वो स्टेबल हो जाना चाहिए। केमिकली एंड स्ट्रक्चरली का मतलब है केमिकल रूप से भी ज़्यादा उसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस है उनका कोई इफेक्ट नहीं देखने का को मिलना चाहिए, और स्ट्रक्चर भी उसकी काफ़ी स्टेबल होनी चाहिए। काफ़ी जो अलग अलग टेम्परेचर पर पीएच वगैरह कंडीशन होती है वो काफ़ी स्टेबिलिटी वहाँ पे शो हो जानी चाहिए उसकी। शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेज, तो उसके अंदर जो म्यूटेशन है वो बहुत कम देखने को मिलने चाहिए, और आर रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन, और ये इवोल्यूशन के लिए जरूरी होती है म्यूटेशन, जो चेंजेस होते हैं वेरिएशंस आती हैं जिनकी वजह से, तो वो वेरिएशन के अंडर को भी जाना चाहिए जेनेटिक मटेरियल। तो ये कंडीशन है कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए सब्सटेंस के पास ये जो गुण है होने चाहिए। उसके बाद शुड एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करैक्टर, तो मेंडेलियन जिस तरीके से वो करैक्टर हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, जो लॉ वो फॉलो करते हैं तो वो लॉ भी फॉलो करता हुआ मिलना चाहिए। शुड बी स्टेबल एनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, अलग अलग जो लाइफ साइकिल है, एज है अलग अलग एज में, और फिजियोलॉजी है ऑर्गेनिज्म की, उसके बेस पे उसको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलने चाहिए। जैसे कि जो ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसके अंदर भी यही चीज़ शो की गई कि जैसे उसने हिट किल किया था बैक्टीरिया को एस सेफ वालों को, तो उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डेथ नहीं हुई थी उसकी, और उसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो वायरलेंट के अंदर कन्वर्ट हो चुके थे। उसके बाद डीएनए वर्सेस आरएनए हम देखेंगे, तो डीएनए के गुण देखते हैं। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल का काम करता है काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स में, दो स्ट्रैंड पाई जाती हैं डीएनए की जो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं एक दूसरे के अपोजिट, बिल्कुल एक दूसरे को पूरक होती हैं, एक दूसरे को पूरा करती हैं, और हम उनको अलग अलग कर सकते हैं हीट करके, जिसको डीनेचुरेशन फॉर्म बोला जाता है। व्हेन अप्रोप्रिएटेड कंडीशन आर प्रोवाइडेड, जब उनको सही कंडीशन दी जाती हैं तो उनको स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जा सकता है। केमिकली लेस रिएक्टिव होती हैं, इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होती हैं, ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलती है, आरएनए से ज़्यादा स्टेबल रहती हैं।
मतलब इनके स्ट्रक्चर में, इनकी संरचना में ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता। प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट द प्लेस ऑफ, तो यहाँ पे जो थाइमिन देखने को मिलता है यूरेसिल की जगह पे, जो कि एडिशनल स्टेबिलिटी है वो प्रोवाइड करता है डीएनए को। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, दोनों जो जेनेटिक मटेरियल है वो म्यूटेशन उनके अंदर देखने को मिल सकती है। डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो जो डीएनए है अकेला खुद प्रोटीन नहीं बना सकता, उसको प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए की जरूरत पड़ती है। तीनों आरएनए जो एमआरएनए है, आरआरएनए है, टीआरएनए है, तीनों की जरूरत पड़ती है। डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से ज़्यादा जीवों में एक जेनेटिक मटेरियल का, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम करता है। उसके बाद आरएनए है, तो आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है कुछ वायरस के अंदर, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस हैं, क्यूबी बैक्टीरियोफेज वायरस हैं, उनके अंदर ये आरएनए ही होता है मेन, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन ऑफ मैसेंजर एंड एडाप्टर, तो ये अलग अलग काम करता है, चेंजेबल काम करता है। मैसेंजर का भी काम करता है जो इन्फॉर्मेशन डीएनए से लेके आता है, और अडेप्टर टीआरएनए का काम भी करता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन फैक्ट्री का काम करेगा, प्रोटीन बनाएगा। 2-OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप इन आरएनए इज ए रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक्स आरएनए लायबल एंड इजिली डिग्रेडेबल, तो जो 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है आरएनए में वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, और जिसकी वजह से आरएनए को ये लायबल का मतलब है ज़्यादा संभावना देखने को मिल जाती है कि इसकी डिग्रेडेशन की, ज़्यादा जल्दी नष्ट होने का जो कारण है डीएनए का, जो मतलब आरएनए का जो ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं शो कर पाता, वो इस 2-OH ग्रुप की वजह से ही होता है। नोन टू बी कैटालिटिक हैंड्स रिएक्टिव, तो आरएनए काफ़ी जगह पे जो राइबोसोमल प्रोटीन आरएनए एंजाइम होते हैं काफ़ी सारे, राइबोजाइम जिसको बोलते हैं, तो वो कैटालिटिक काम भी करते हैं, बायो कैटलिस्ट के रूप में भी रहते हैं, इसलिए काफ़ी रिएक्टिव भी होते हैं। रिएक्टिव में तभी वो रिएक्शन को फास्ट करने में रोल प्ले करते हैं। बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्ट रेट, तो म्यूटेशन यहाँ पे ज़्यादा स्पीड से देखने को मिलती है क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। सो वायरस इवोल्व फास्टर, तो इसलिए वायरस हैं इनकी फॉर्म बड़ी जल्दी जल्दी चेंज देखने को मिलती है। जैसे इसका बिल्कुल एक रियल जो एग्जांपल है, हम जो कोरोना वायरस है इससे ले सकते हैं, जो इसकी अलग अलग स्ट्रेन आती हैं, अलग अलग जो बोलते हैं अलग अलग फॉर्मेट इसका देखने को मिल रहा है, लहर जिसको बोला गया है वैसे नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में, तो वो इसका एक इवोल्यूशन का एक चेंजेबल रूप ही है। और इसके अंदर आरएनए ही है जो एमआरएनए, इसके बेस पे काफ़ी इंजेक्शन भी है एमआरएनए लिए हुए, जो कोरोना वायरस के सैंपल है वो वैक्सीन में भी यूज किए जाते हैं, डेड किल्ड होते हैं वो। तो एमआरएनए इसके अंदर आरएनए होने की वजह से ज़्यादा जल्दी जल्दी ये चेंज होता है। मतलब एक चीज़ की यदि हम दवाई बनाते हैं, वैक्सीन क्रिएट करते हैं, तो अगले वाली जो एक अलग इसकी वायरलेंट फॉर्म है वो चेंज हुई मिलती है, जो कि वो डोज है हो सकता है आगे वाली फॉर्म पे ना काम करे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये बीमारियों में इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वायरल डिजीज इतनी आसानी से कंट्रोल भी नहीं होती हैं। कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और साथ में ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं तीनों जो आरएनए होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज इवोल्व्ड अराउंड आरएनए, जो प्रोटीन सिंथेसिस जो मशीन जो काम करती है शरीर में वो आरएनए के आसपास ही इवोल्व हुई है। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज बेटर, वैसे यदि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बेस पे देखें तो आरएनए थोड़ा डीएनए से बेटर रोल प्ले करता है। उसके बाद आरएनए वर्ल्ड है, उसके बारे में हम देखते हैं। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था जो सबसे पहले खोजा गया था, और आरएनए ही स्टार्टिंग के ऑर्गेनिज्म में एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता था। एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एक्सेट्रा इवोल्व्ड अराउंड द आरएनए। आरएनए बड़ा मेन रोल प्ले करता है जो मेटाबॉलिज्म है, जिसके अंदर बायोकैटलिस्ट काफ़ी सारे जो एंजाइम है वो प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन को आरएनए ही बनाता है। ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होती है इसके अंदर आरएनए से प्रोटीन बनता है। और स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग का मतलब जो मैचुरेशन फॉर्म है आरएनए की तैयार की जाती है, उसमें भी आरएनए का ही बड़ा रोल होता है। आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट, तो आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता है, कैटलिस्ट का भी काम करता है। बट आरएनए बीइंग ए कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल, लेकिन आरएनए इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता क्योंकि वो रिएक्टिव होता है काफ़ी सारा, ठीक है। कैटलिस्ट यदि रिएक्शन रेट को फास्ट करेगा तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है।
डीएनए हैज इवोल्व्ड फ्रॉम द आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल। जैसे हमने देखा था कि एक राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में केवल एक ऑक्सीजन का ही फर्क होता है और थोड़ा बहुत चेंज होकर आरएनए का ही एक मॉडिफिकेशन होता है, वो डीएनए बनता है। ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है क्योंकि नेचर स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रेफर करती है। तो आरएनए में इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे इसमें मॉडिफिकेशन आती है, स्टेबल होता गया, तो ये डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो गया। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेसिस्ट चेंजेस बाय प्रोसेस ऑफ रिपेयर। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होने के कारण उसके पास में कॉम्प्लीमेंट्री भी होती है, एक स्ट्रैंड दूसरे के ऊपर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के एक स्टेबिलिटी है जो प्रोवाइड करती है, और साथ में इसके पास रिपेयरिंग का भी गुण होता है कि थोड़े बहुत यदि चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वो साथ साथ में रिपेयर कर दिए जाते हैं।